गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो मैं आपको एक बार फिर से ये पार्ट थर्ड, ठीक है, और आपका चैप्टर 2, चैप्टर नेम है आपका पीपल एज रिसोर्स, ठीक है। पार्ट थर्ड है इसका ये, और चैप्टर 2 है आपका पीपल एज रिसोर्स, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, यानी कि आप भी जानते हैं कि पीपल्स हु आर विलिंग टू वर्क, यानी कि वर्क करना चाहते हैं एट द गोइंग वेजेस, यानी कि तभी वो वर्क करते हैं, देन उसके बाद वो वेजेस लेते हैं। कांट फाइंड जॉब, तो उन्हें जो है वो जॉब नहीं मिल पाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि पीपल जो है वो वर्क करना चाहते हैं लेकिन जो है उन्हें जॉब नहीं मिल पाती, अवेलेबल नहीं हो पाती, और जो है उन्हें हम किस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, अनएम्प्लॉय में, ठीक है। तो हमारी जो है ये अनएम्प्लॉय जो है वो थोड़ा नीचे नीचे और कर नीचे हमारी थी एक तो सीजनल, देन उसके बाद है आपके डिस्क्वाइज, ठीक है। इसमें हमने सीजनल में बताया आपकी जो है, जैसे आप एग्रीकल्चर के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, शोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेशिंग सीजन, ये कुछ ऐसा टाइम होता है फार्मिंग में कि जिसमें कि जो वर्कर्स होते हैं उनके पास वर्क होता है, ठीक है। लेकिन बीच में ऐसा टाइम आता है कि बीच उनके पास कोई भी वर्क नहीं होता है, ठीक है। तो वो हो गया आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि जब एक पर्टिकुलर टाइम पे जब वर्कर्स के पास वर्क नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने आपका आइसक्रीम सेलर्स के बारे में बताया था कि भाई जैसे हमारी समर होती है उसमें उनके पास जो है बहुत ही मतलब सोर्स होते हैं, या मतलब उनके पास क्या नाम है, वर्क होता है। लेकिन जब जैसे विंटर सीजन आता है तो उनके पास कोई भी वर्क नहीं होता, तो उन्हें दूसरा वर्क जो है वो सर्च करना पड़ता है, यानी कि एक सीज़न से दूसरे सीज़न में वो फ्री हो जाते हैं। तो इसको बोला जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें उन्हें क्या करना पड़ता है कि जैसे कि आप देखोगे कि आइसक्रीम सेलर्स का समर में उनके पास वर्क होता है, विंटर में नहीं होता है, तो वो अपनी अर्निंग के लिए कोई दूसरी वर्क जो है वो सर्च करते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सीजनल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देन उसके बाद हमारी आती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हाँ, इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉय, यानी कि पीपल जो है वो एम्प्लॉय लगते हैं, काम करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे हैव फाइंड वर्क, दे यूजली हैपन अमंग फैमिली मेंबर engaged in agricultural activity, ठीक है, agricultural activity. The work required the service of 5 people but engaged 8 members. ये आप पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। The 3 peoples are extra. These 3 people also work in the same plot as the other. The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. If 3 peoples are removed, the productivity of the field will not decline. The field requires the service of 5 people and the 3 extra people are disguised unemployment, ठीक है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपके पास एक फील्ड है, आपके पास एक एग्रीकल्चर के लिए लैंड है, और आपके 10 मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, आपके 10 मेंबर्स ऑफ फैमिली इसके अंदर लगे हुए हैं। आपको मैं सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है। आपके 10 मेंबर्स हैं और आप इसी में वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्या है कि सभी जो है वो वर्क करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से 5 मेंबर्स अगर चले जाते हैं, ठीक है, 5 मेंबर्स रिमूव कर जाते हैं तो प्रोडक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन उतना ही होगा,
यानी कि अगर 5 मेंबर्स काम कर रहे हैं तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, 10 मेंबर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। यानी कि इसमें क्या है कि 5 मेंबर्स इसमें अगर एंगेज रहें, देन उसके बाद 5 मेंबर्स कोई दूसरा वर्क अगर सर्च करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यानी कि एक वही काम जो है वो 10 मेंबर्स कर रहे हैं और वही 5 मेंबर्स कर रहे हैं, तो क्या है कि वही प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन अलग से नहीं होगा। तो बच्चे इस पॉइंट को आप क्लियर करो कि यानी कि इस काम में आपको जो है 10 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, 5 ही है, तो 5 मेंबर ही इसमें वर्कआउट करेंगे तभी जो है बेनिफिट हो सकेगा। अगर 5 मेंबर्स एक्स्ट्रा कोई वर्क करेंगे तो क्या है जो है वो उन्हें इनकम ज़्यादा होगी। तो यानी कि अगर कोई जॉब नहीं मिल रही है तो सभी फैमिली के मेंबर्स अप्रॉक्स आपके मैंने 10 बताए, 15 हो सकते हैं, कितनी भी हो सकते हैं, तो उस काम में लगे हुए हैं, काम तो वो करते दिखाई देंगे लेकिन इनकम जो होगी वो सेम ही होगी। मेरे ख्याल से तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई काम इतना ही है, चाहे उसमें 10 मेंबर लगाएं चाहे 20 मेंबर लगाएं, प्रोडक्शन उतना ही होगा। उसकी बजाय अगर 5 मेंबर्स या और जितने भी ज़्यादा मेंबर्स हैं वो अगर दूसरा वर्क करते हैं तो अर्निंग ज़्यादा होगी। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपकी फैमिली में आपके जो मदर हैं और आपकी आंटी हैं, ठीक है, वो अगर आपकी जो है वो घर में दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, तो भी काम उतना ही होगा। अगर आपकी मम्मी या आपकी आंटी जो है वो बाहर जाके वर्क कर रही है दोनों में से एक, तो क्या होगा कि आपका सरप्लस अर्निंग होगी। तो क्या है कि वही काम दोनों मिलके कर रही हैं और वही काम जो है वो एक कर रही है। इसी तरह से मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया। तो क्या है कि इन केस ऑफ अर्बन एरिया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकेम ए मेजर प्रॉब्लम। ये जैसे कि आपकी अर्बन एरिया की और रूरल एरिया की अनएम्प्लॉयमेंट मैं आपको बताती हूँ। एक तो है आपका अर्बन एरिया, अर्बन एरिया जो आपका शहर जिसको बोलते हो आप, ठीक है, और रूरल एरिया होता है आपका जो गांव का एरिया होता है, ठीक है। जो रूरल एरिया है उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। अर्बन एरिया में आपका क्या है कि जैसे रिक्शा हो गए, रिक्शा पुलर हो गए, देन उसके बाद आपके छोटे छोटे जो वर्कर्स होंगे उन्हें जो है वो वर्क नहीं मिल पाता है। तो क्या है ये आपका जो है अर्बन एरिया में मिलते हैं। अर्बन एरिया में मिलता है, ठीक है। तो आपके रूरल एरिया की और अर्बन एरिया की जो है दोनों की मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो रूरल एरिया में क्या है आपका एग्रीकल्चर में अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अर्बन एरिया में एज ए वर्कर्स की फॉर्म में जो है ये आपको अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा। देन उसके बाद आपका क्या है कि अब मैं बताती हूँ आपको अर्बन एरिया में आप देखोगे कि मैनी यूथ विद मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। यानी कि जो मतलब मैट्रिकुलेशन कर लेते हैं मतलब हाई एजुकेटेड, यानी कि अगर मैं अर्बन की बात करती हूँ इसमें क्या है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है। यानी कि बहुत सारे एजुकेटेड होंगे, मैट्रिकुलेशन यानी 10th 12th बीए फिर एमए या उससे भी हायर पोस्ट पे मतलब हायर एजुकेटेड होंगे, लेकिन उन्हें जो है वो जॉब नहीं मिल पाती। ये आपकी अर्बन एरिया में यानी कि शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि एजुकेशन में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। दूसरा इससे क्या है कि भाई जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रूरल में मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर में, अब मैं आपको बताती हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट के जो है वो क्या मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की डिसएडवांटेजेस क्या हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं डीमेरिट्स आप बता सकते हो कि क्या इसके नुकसान हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के नुकसान क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट क्या है आपको मैं क्लियर बताती हूँ। देखिए अगर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बेरोज़गारी होगी, तो कंट्री जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि जितने अनएम्प्लॉय होंगे
कंट्री कैसे डेवलपमेंट हो पाएगी। एजुकेटेड पर्सन है, अगर उनके अकॉर्डिंग उन्हें जॉब मिलती है तो वो अपने फील्ड में अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है, करप्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। देन उसके बाद क्यों, अनएम्प्लॉयड ज़्यादा होंगे तो क्या होगा कि क्राइम जो है वो, करप्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा, हमारी अगर देखा जाए तो सोसाइटी जो है वो डाउन जाएगी। सोसाइटी डाउन जाएगी क्योंकि एजुकेटेड होंगे, जॉब पे होंगे तो क्या होगी, सोसाइटी जो है वो स्टेबल होगी और लोगों के अकॉर्डिंग होगी, बिहेवियर ठीक होगा। लेकिन अगर इस तरह की सोसाइटी होगी जिसमें क्या अनएम्प्लॉय ज़्यादा हैं तो क्या होगा कि जो है सोसाइटी जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। देन उसके बाद क्या है, लेकिन अगर अब देखा जाए तो क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से भी जो है एक बेनिफिट ये हुआ है कि जिनको जॉब अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं तो उसमें क्या है कि वो अपना खुद का कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और जो है वो इनकम जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो क्या है कि जो है आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई किस तरह से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। ये आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट एफर्ट कर सकती है, लोन प्रोवाइड कर सकती है, एग्रीकल्चर के लिए जो है लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा था कि ट्यूबवेल वगैरह जो है गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करवाई। दूसरा सेंटर खुलवा सकती हैं। देन उसके बाद क्या है, लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकती है, शीट प्रोवाइड कर सकती है, फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर सकती हैं इन एग्रीकल्चर। देन उसके बाद जो है आज एजुकेटेड जो हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर सकती है कि उनके लिए जो है जो उनके खुद के जो है वो एम्प्लॉय, वो क्या कह सकते हैं उसको, सेल्फ जो डिपेंडेंट के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो एस्टेब्लिश कर सकती है। देन उसके बाद लोन प्रोवाइड कर सकती है। और क्या है कि बीच बीच में जो जैसे ग्रामीण बैंक हो गए आप, उनसे जो है कम इंटरेस्ट ऑफ लोन जो है वो प्रोवाइड करवा सकती है। तो क्या है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट के लॉस थे या डिसएडवांटेजेस थे और गवर्नमेंट का क्या एफर्ट हो सकता है वो मैंने आपको बताया। देन उसके बाद क्या है आपका स्टोरी ऑफ द विलेज। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। ठीक है, ये आपकी बुक में है कि किस तरह से एक जो विलेज था उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ था, गवर्नमेंट ने किस तरह से एफर्ट किया था। ये आपकी बुक में भी है लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ। स्टोरी ऑफ ए विलेज, इसमें क्या है, एक विलेज था, मैं आपको बताती हूँ। उसमें बहुत सारी फैमिली थी और क्या था कि वन ऑफ दिस फैमिली डिसाइडेड टू, मतलब उसमें लोग जो है वो अनएजुकेटेड थे, यानी कि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो उन्होंने, एक फैमिली ने डिसाइड किया कि भाई उनके सन को जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो कॉलेज में जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद क्या था कि एग्रीकल्चर की एजुकेशन लेने के लिए उसे भेजा जाएगा। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम क्वालिफाइड इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। यानी कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताती थी, एक विलेज है, उस विलेज में क्या है कि फैमिली जो है वो एजुकेटेड नहीं है। तो उस विलेज में एक फैमिली ने ये डिसाइड किया कि जो है एक सन को, या मतलब एक बच्चे को जो है कॉलेज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाया जाएगा और उसको जो है बाहर जो है वो सिटी में एजुकेशन के लिए भेजा जाएगा। ठीक है। जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो वो जब विलेज में वापस आता है तो जो आपको पता है कि विलेज जो था वो एग्रीकल्चर के ऊपर मेन डिपेंड था। तो क्या हुआ कि उसने जो है एग्रीकल्चर के नए नए सोर्स बताए, नए नए जो है वो बेनिफिट बताए, एग्रीकल्चर्स की जो थी वो नई नई टर्म्स जो है विलेजर्स को एक्सप्लेन की। तो क्या हुआ कि जो विलेज के जो पीपल्स थे उन्हें फार्मिंग में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो क्या है कि ये बच्चे आप खुद भी देख सकते हो कि एक जो विलेज जो बैकवर्ड कंडीशन में है वो आगे डेवलप नहीं हो सकता अगर उसमें एजुकेशन से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट है या बैंक है या गवर्नमेंट के कुछ एफर्ट्स हैं, ठीक है, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, तो वो विलेज आगे डेवलप हो सकता है। तो देन उसके बाद जो है, उसके बाद आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिली गेव ट्रेनिंग टू द डॉटर इन टेलरिंग। यानी कि उनमें से ही, परिवारों में से, उसी फैमिली में से, या सॉरी उसी विलेज की जो फैमिलीज थी उनमें एक लड़की को जो है वो टेलरिंग की जो है वो ट्रेनिंग दी गई। देन उसने जो है
जो विलेज के पीपल्स थे उनकी जो है वो स्टिचेस, सूट को स्टिचेस करना स्टार्ट किया। इसी तरह से जैसे कि आपका मैंने पालमपुर में भी बताया था कि जो है आपका, पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया एग्रीकल्चरल कॉलेज में, एग्रीकल्चरल कॉलेज में सन को भेजा गया था। देन उसके बाद आपका था टेलरिंग की जो ट्रेनिंग दी गई। ये बच्चे आपकी जो स्टोरी हैं ये छोटी छोटी हैं, ये आपकी आराम से आपकी बुक में मिल जाएंगी, तो आप इनको जो है अपनी बुक में से रीड करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या था, देन उसके बाद मैंने आपको विलेज पालमपुर में भी बताया कि किस तरह से शुगर क्रैशिंग मशीन यानी कि गन्ने को जूस निकालने की जो मशीन थी वो एस्टेब्लिश की गई, और क्या नाम था उसी तरह से जो है वो आगे जो है इम्प्रूवमेंट होता चला गया उसमें विलेज में, और नई नई जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी मशीनरीज, जिससे कि क्या था, उसके अलावा आपका कंप्यूटर सेंटर भी जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। इसी तरह से धीरे धीरे जो है नई नई एजुकेशन की टेक्नोलॉजी आई, और जिससे क्या हुआ कि जो है वो विलेज आगे डेवलप होता चला गया। ये था आपका जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्सेज। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग किस तरह से जो है वो दूसरे रिसोर्सेज से ज़्यादा बेनिफिशियल है। देन उसके बाद मैंने आपका हेल्थ का, एजुकेशन का ये पॉइंट बताए, फिर आपको मैंने ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बताए। देन उसके बाद आपका क्या था, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट बताया, जिसमें कि क्या था आपका सीजनल था और डिस्गाइज्ड वो था आपका अनएम्प्लॉयमेंट। देन उसके बाद आपका मैंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में यानी कि जो आपका है गांव का जो एरिया है उसमें किस तरह से होता है, सॉरी अर्बन एरिया मतलब जो आपका शहरों का होता है, रूरल एरिया जो आपका गांव का होता है, ठीक है। उन दोनों में किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या जो है वो नुकसान होते हैं। देन उसके बाद इसके बाद मैंने बताया कि भाई गवर्नमेंट इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में क्या एफर्ट कर सकती है। देन उसके बाद मैंने आपको बताई स्टोरी कि किस तरह से जो है एक विलेज था, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था, उसमें एक सन को जो है एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए जो है वो ट्रेंड किया गया। फिर उसके बाद जो है टेलरिंग का हुआ, फिर उसके बाद मैंने आपका जैसे कि पालमपुर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पहले आप वीडियो देखोगे, देन उसके बाद आप चैप्टर रीड करोगे, ठीक है। देन उसके बाद आप पीडीएफ नोट करोगे, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको जूम करके आप इजीली नोट कर सकते हो, लेकिन बच्चे मैं आपको ये क्लियर बता देती हूँ, जब तक आप वीडियो ध्यान से नहीं देखोगे और आप चैप्टर रीड नहीं करोगे तो क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना जियो चैप्टर 2। जियो चैप्टर 2 आपका जैसे मैंने आपको बताया कि जियो चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये अभी मैं इसमें वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन इसके पीडीएफ आपको इस फ्राइडे को ना मिलके नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे, ये आप ध्यान रखना। आपको अभी सिर्फ जो है इको का चैप्टर जो है सेकंड, उसी के जो है वो वीडियो मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे। जियो के आपको पीडीएफ अभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपके बाद जो है वो पीडीएफ आपको सेंड करूँगी, ठीक है। ये है आपका चैप्टर जियो चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखिए ये है आपका पार्ट 3 ही कंटिन्यू है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि भाई आपने फर्स्ट चैप्टर में भी रीड किया होगा कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा जो पॉइंट है, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, ठीक है, यानी कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। देखिए बच्चे मैं आपको ये मैं पहले क्लियर बता देती हूँ, ये चैप्टर आपका थोड़ा सा दूसरे चैप्टरों के कंपैरिजन में टफ पड़ेगा। आप
को इससे वीडियो से देख के तब आपको बुक में से रीडिंग लेनी पड़ेगी। आपको इसमें मैप की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी आपको ये चैप्टर क्लियर हो पाएगा। इसके कुछ टॉपिक हैं, मैं आपको क्लियर बता दूंगी, लेकिन फिर भी आप पहले वीडियो देखोगे, देन उसके बाद आप चैप्टर रीड करोगे, मैप की हेल्प लोगे। विदाउट मैप की हेल्प के आप जो है ये चैप्टर क्लियर नहीं कर पाओगे। और आपके ये जो मैप है आपकी बुक में है, मैं आपको बता दूंगी, आपको वीडियो में भी दिखा दूंगी आपके कौन कौन से मैप की जो है आपको हेल्प लेनी है। देन उसके बाद है हम फर्स्ट जो मैं आपको बता रही थी कि इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है। देन उसके बाद आपका क्या है, अगर हम मेजर सेकंड टॉपिक है हमारा ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स, अगर हम देखें फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, यानी कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं। देखिए, यानी कि फिजिकल फीचर्स अगर आप देखा जाए तो इंडिया का जो लैंड है वो किस टाइप का है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कहीं पर आप देखोगे कि माउंटेनी एरिया है, पहाड़ी एरिया है, कहीं पे आपका पहाड़ी एरिया है, कहीं पर आपकी रिवर फ्लो करती है, कहीं पर आपका जैसे नॉर्दर्न प्लेन देखा है आपने वो बिल्कुल प्लेन है, कहीं पर आप देखोगे अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो वो एरिया आपका हिली एरिया है। तो यानी कि फिजिकल फीचर्स मतलब इंडिया का जो लैंड है उसमें आपका देखिए आपकी माउंटेन भी मिलती हैं, इसको ध्यान से देखना, माउंटेन्स, देन उसके बाद प्लेन एरिया, देन उसके बाद डेजर्ट का एरिया, देन उसके बाद आपका क्या है प्लेट्यूज भी आपके मिलते हैं, प्लेट्यूज, देन उसके बाद आपका आइलैंड भी मिलते हैं जैसे कि आपके अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो यानी कि फिजिकल फीचर्स अगर हम इंडिया की बात करें तो अर्थ पे जो है हमारे माउंटेनी एरिया भी मिलते हैं, प्लेन एरिया भी मिलते हैं, डेजर्ट, देखो मैं आपको बताती हूँ माउंटेनी एरिया में आपके जैसे कि आपका कश्मीर की तरफ अगर आप चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मिले तो पहाड़ी एरिया मिलता है, प्लेन एरिया जैसे कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, जहाँ पर आपका प्लेन एरिया मिलता है। डेजर्ट अगर आप राजस्थान की तरफ जाते हो तो राजस्थान का एरिया मिलता है। देन उसके बाद प्लेट्यू का एरिया आप देखोगे तो आपका हिमालय की तरफ ज़रूर मिलेगा। आइलैंड अगर आप देखोगे तो अंडमान एंड निकोबार का एरिया मिलता है। यानी कि आप देखेंगे तो फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग इंडिया जो है की जो लैंड सरफेस है वो इक्वली नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद है अगर हम रॉक का देखें, वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक। थर्ड टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल, यानी कि कुछ हार्ड होती हैं, जैसे कि आप मार्बल का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, जिससे कि आपका ताजमहल बना हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद विच हैव बीन यूज फॉर मेकिंग द ताजमहल, सम आर वेरी सॉफ्ट लाइक सॉफ्ट स्टोन, यानी कि कुछ जो है वो बिल्कुल ही लाइट होते हैं जिसको कि सॉफ्ट बोलते हैं, जैसे कि आपका टैल्कम पाउडर, यानी कि आप जो पाउडर यूज़ करते हो उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टैल्कम पाउडर। देन द कलर ऑफ द, और अगर आप देखेंगे तो हमारी जो रॉक है वो डिफरेंट इन कलर, यानी कि कलर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट इन कलर। ठीक है, यानी कि कुछ जो है वो हार्ड होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं, डिफरेंट कलर की होती हैं, और इनकी जो फॉर्मेशन होती है यानी कि मिलने की जो जगह होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो हम करेंगे, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हम जो करेंगे वो है हमारा थ्योरी ऑफ द, फोर्थ जो टॉपिक होगा हमारा वो है आपका थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। देखिए बच्चे,
मैं आपको पहले बताती हूँ कि हम जो चैप्टर जियो का कर रहे हैं सेकंड, वो है आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया जो है वो वास्ट कंट्री है, और इसमें अगर हम फिजिकल फीचर देखें इंडिया के, अर्थ के, तो वो क्या है कि कहीं पर जो है माउंटेनी एरिया है, कहीं पर जो है प्लेन एरिया है, और कहीं पर जो है वो डेजर्ट का एरिया है, कहीं पर आपके प्लेट्यूस मिलते हैं, कहीं पर आपके आइलैंड मिलते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड टॉपिक हमने किया, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, यानी कि कितने तरह की जो है वो रॉक हमें मिलती हैं। कुछ हार्ड होती हैं, देन उसके बाद कुछ, जैसे मैंने आपका मार्बल का एग्जांपल दिया, कुछ सॉफ्ट होती हैं, देन उसके बाद जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में हमें मिलती हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक आएगा आपका वो है थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक।